जय हिंद टू एवरीवन। तो मैं हूँ रुचि सिंह परिहार, हिस्ट्री फैकल्टी, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो एस्पिरेंट्स, आज आपके लिए हम जानकारी लेके आए हैं किसके रिगार्डिंग, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। और आपके एग्जाम में हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पोर्शन है, हिस्ट्री में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या उसका पूरा हमारा सिलेबस रहेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारा सिलेबस कैसा है, हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमें कौन कौन से सेगमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें तैयारी अपनी कैसे करनी है जिससे हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए, सीडीएस, जितने भी हमारे डिफेंस के एग्जामिनेशंस हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम आपको अपना स्लाइड्स में के जरिए सारा बताते हुए चलते हैं कि सिलेबस हमें कैसे कवर करना है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारा डिफेंस के एग्जाम्स कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका काम क्या है? एग्जाम कंडक्ट कराना। वो आपके एग्जाम में उसने जो सिलेबस प्रोवाइड किया है उस अकॉर्डिंग उसने मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं। कई स्टूडेंट्स को आपको लगता है कि मैम सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, यही नहीं समझ में आता कि सिलेबस में है क्या क्या। हिस्ट्री जान गए तो चलो अच्छा हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में क्या क्या है, क्या वर्ड हिस्ट्री भी है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हम जानते हुए चलते हैं, यानी कि इसका क्या मतलब है, इनमें क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। तो जैसे कि हमारे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आधुनिक दुनिया को आकार देने वाली जो ताकतें हैं उनके बारे में, और फिर उसके बाद रेनेसेंस, पुनर्जागरण, यानी कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक हो गया। फिर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, अन्वेषण और खोज। किसका अन्वेषण? यानी कि जो लैंड, यानी जो अपना भारत था, यहाँ से ले पहले क्या होता था, भूमि मार्ग से व्यापार हुआ करता था, फिर जल मार्ग का रास्ता खोजने के लिए ये जो बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, उसी क्रम में हमको क्या मिला, उसी क्रम में अमेरिका की खोज हुई, उसी क्रम में आपका भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई, उसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में किसी को पहले पता नहीं था, है ना, जब तक कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया की खोज जो आपकी होती है वो आपकी 18वीं सदी में जाके हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह से अ ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये जो हमारा टॉपिक हो जाता है, यानी कि हिस्ट्री का जो ब्रॉड सर्वे, इस टॉपिक में हमारा सारी चीज़ें, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं। अ ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसी ब्रॉड सर्वे में जो लिख दिया है ना कि एक बहुत बड़ा, एक मतलब एक तरह से हमें व्यापक रूप से भारत की जो हिस्ट्री है उसको जानना है। उस व्यापकता में आपके तीनों पोर्शन आ जाते हैं, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये सारे पार्ट आपके आ जाते हैं। अच्छा, मॉडर्न इंडिया में ऐसा नहीं है 1947 देश आज़ाद हो गया, कहानी खत्म। उसके बाद भी आज का कंट्री है, जो आज का जो भारत है, कैसे शेप होता है, ये सारी चीज़ें उसका आपका पार्ट हो जाती हैं। फिर फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, यानी भारत में जो स्वतंत्रता का आंदोलन। हम लोग जो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं वो वैसे तो आपका लेटर मुगल से शुरू होता है, यानी मुगल्स में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और एक दूसरा क्रम में ये भी बताते हैं कि जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, वहाँ से हम लोग आधुनिक भारत की इतिहास की शुरुआत मानते हैं। वो आपका जो है वो सारी जो चीज़ें हैं, तो आधुनिक भारत में आपके एग्जाम से क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो है आपका टॉपिक फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, कि आज़ादी के लिए जो संघर्ष चला। ठीक है, तो आज़ादी यानी मॉडर्न हिस्ट्री में भी दो पार्ट, और दो पार्ट में जो सेकंड नंबर का पार्ट है फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, यानी भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारी चीज़ें। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये भी अगेन हमारा क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा तो 9th में बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स थे ये आपके हिस्ट्री में, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति जो यूरोप में हुई थी। ठीक है, और इसी औद्योगिक क्रांति की वजह से यूरोप बहुत ज़्यादा संपन्न हो गया, और उसी वक्त साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए तो हमारे भारत में क्या स्थिति चल रही थी, वहाँ औद्योगिक क्रांति, नए नए उद्योगों का विकास हो रहा था, और हम लोग एक तरह से पिछड़ते जा रहे थे, है ना, हम लोग पिछड़ते जा रहे थे, और वही क्रम आपका एक तरह से दिखाता है कि हम लोग गुलाम बन गए। अदरवाइज आप जब एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैम
अपने यहाँ तो एक तरह से मैथमेटिक्स में, साइंस में बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरी, कितने पुराने ग्रंथ लिखे हैं, है ना। आर्यभट्ट के कितने सारे आर्यभट्टियम ग्रंथ हैं, वराह मिहिर ने कितने बढ़िया ग्रंथ लिखे हैं, सूर्य सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, उसमें कितनी सारी बातें बताई गई हैं साइंस की, जो मॉडर्न साइंस की। इतने सारे मतलब विद्वान लोग थे, हम लोग कैसे गुलाम बन गए। तो वो कालक्रम जो हम देखेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे, है ना, कि जैसे कहाँ वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो रही थी और हमारे यहाँ उस वक्त क्या चल रहा था। ठीक है, तो ये पूरा हमारा हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हमारी कवर होती हैं। तो अब इन सारी चीज़ों की जानकारी, ये जो सारा हमारा जो सब्जेक्ट है, इसको हम कंप्रिहेंसिव, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है और उस समय में खास तौर से बेटा एक डिफेंस का ही एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें आपको मैथ, साइंस, आर्ट्स सारा कुछ करना होता है। तो ये एक टफेस्ट एग्ज़ाम इसको माना जाता है ना। लेकिन अगर ये आप सेल्फ स्टडी, ऐसा नहीं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बहुत लंबा समय जाता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो हमारे साथ तैयारी करने में ये सारी चीज़ें हम आपको एक बहुत ही कंप्रिहेंसिव वे में उसको समझाते हुए, बताते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल अभी NDA 2 का जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो हमारा हरक्यूलिस बैच है। इसमें आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इस बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं और क्या क्या इसमें आपके हिस्ट्री में इंक्लूडेड रहेगा। वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, यानी कि समाज पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या आपका प्रभाव पड़ा। एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका एक्चुअली में पॉलिटी का भी टॉपिक है, हिस्ट्री पॉलिटी इसमें क्या कर दिया गया, कंबाइंड कर दिया गया है। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं रोल ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, यानी आज के भारत में, आज के वर्ल्ड में, आज की दुनिया में भारत का क्या योगदान है। अच्छा, आज हम जो हैं, यानी आज हम जो भी हैं वो हमारा एक क्रमिक विकास होते आ रहा है, उस तरह से हम आज हैं। जैसे आपका जो भी सारी चीज़ें होती है, यानी हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है। तो वो जो हिस्ट्री, यानी भारत आज जैसा है वो ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए हमें भारत का इतिहास देखना होगा। अमेरिका आज जैसा है वो ऐसा क्यों है। अगर चाइना में कम्युनिस्ट सरकार वहाँ पे है तो वो कम्युनिस्ट सरकार, वो चाइना ऐसा क्यों है, वो लोकतांत्रिक क्यों नहीं है, भारत के जैसा क्यों नहीं है। तो उसके लिए हमें चाइना का इतिहास पढ़ना होगा। तो यानी आज की पिक्चर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें उसका इतिहास पता होना चाहिए। और बेटा ये चीज़ आप डिफेंस के एग्जाम के लिए जा रहे हो, डिफेंस में आप ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हो, यानी कमांडिंग पोजीशन में जा रहे हो। कमांडिंग पोजीशन में जाने के लिए आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप देखें, भारत हमारा ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में है कि एक तरह से आपका होस्टाइल लोकेशन मतलब एक तरह से शत्रुओं से घिरा हुआ है। एक तरफ आपका पाकिस्तान है और एक तरफ आपका चाइना है। तो ऐसी स्थिति में चाइना हमेशा हमसे एग्रेशन क्यों करता है, तो उसके लिए हमें इतिहास जानना होगा कि क्या ऐसी सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, उसके लिए भी हमें इतिहास में जाना होगा कि ये कैसे पाकिस्तान बना ही क्यों। तो इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि कैसे मुस्लिम लीग की स्थापना करवाते हैं, है ना। और मुस्लिम लीग की स्थापना जब होती है और उसी के तहत उसको हवा दी जाती है, कैसे वो सारी चीज़ें, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, कैसे वो चीज़ें हुई कि धीरे धीरे वो आपका कर्जन के टाइम से ये आपका शुरू होता है और इतना ज़्यादा भयंकर रूप ले लेता है कि एक देश का बंटवारा हो जाता है। तो हर प्रश्न का जवाब हमारा किस में होता है, इतिहास में होता है। और इतिहास ऐसा नहीं है कि इतिहास बोरिंग होता है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम इतिहास में तो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, इतने सारे तथ्य कि हमसे याद नहीं हो पाता है ना, कि कब कौन सा सन में कौन सी सारी चीज़ हुई है। तथ्य नहीं याद होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब अब एग्ज़ाम में तो आपका फैक्चुअल डेटा आएगा। लेकिन एक चीज़ ये समझिए, फैक्ट्स नहीं भी तैयार हो रहे हैं तो भी आप हिस्ट्री का जो क्रमिक विकास है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये क्रमिक विकास यानी वो जो कहानी है वो अगर अपने दिमाग में आप बैठा के रखते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पे एटलीस्ट आप पहले कुछ रिवीजन कर लेंगे तो फैक्ट्स तो उस टाइम पे आपके रिवाइज हो गए, रिकॉल कर लिए आपने, ठीक है। लेकिन वो कहानी दिमाग में हमेशा बनी होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा करके ये सारी चीज़ें हुई थी। और आप यकीन मानिए जो आपका यूपीएससी जो पेपर सेट करता है ये बिल्कुल ट्रिवियल क्वेश्चंस नहीं देता, यानी महत्वहीन प्रश्न नहीं पूछता कि सीधे सीधे आपसे एक तारीख पूछ ले कि अच्छा पानीपत का युद्ध अभी हुआ था तो किस तारीख को हुआ था, है ना, कि 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, ऐसे एमसीक्यू में नहीं आएगा। वो क्वेश्चन भी ऐसे देता है
है कि अगर आप नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके, मतलब वो तुक्का रट्टाफिकेशन वाला स्टूडेंट केवल आपका एनडीए का पेपर ऐसे क्वालिफाई नहीं कर लेगा, सीडीएस क्वालिफाई नहीं कर लेगा। उसके लिए आपको बैकग्राउंड में आपको स्टडी, आपके पास नॉलेज का बेस होना चाहिए, उसके आधार पर भी आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड में वही छात्र सफल होगा जिसने प्रॉपर स्टडी करी हुई है ना, उसने समायोजित रूप से कम्प्रिहेंसिव अपनी तैयारी की हुई है। तो कम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाते हैं हम आपको, किस तरह से सारी चीज़ें तैयार करनी है वो सारी चीज़ें हम आपको करवाते हैं। चलिए, तो अब आ गए हमारा रोल ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, यानी भारत में, आज के विश्व में भारत का क्या योगदान है। कोऑपरेटिव्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, फिर उसके बाद भूदान सर्वोदय। ये भूदान जो अपने देश में आंदोलन चला था, अच्छा अपने देश में पता है क्या हुआ करता था, सोसाइटी बहुत ज़्यादा, जब देश आज़ाद हुआ सोसाइटी बहुत ज़्यादा एक तरह से वर्गीकृत थी। किस हिसाब से वर्गीकृत थी, यानी एक वर्ग था जो, जिसको हम लोग कहते थे अभिजात्य वर्ग, यानी जो अमीर वर्ग था, उसके पास जो ज़मीन पे ज़्यादा हिस्सा, मतलब ज़मीन पे ज़्यादा कंट्रोल उसका था। यानी किसी एक जमींदार के पास 500 बीघे ज़मीन है ना। ये भी कैसे आया उनके पास 500 बीघे ज़मीन, वो जमींदार कैसे बने, इसका भी आंसर हमको इतिहास में मिलेगा कि कैसे मुगलों के टाइम पे आपके ये मनसबदारी प्रथाएं आई थी, और फिर उसी को आगे चल के अंग्रेज़ों के यहाँ सामंतवादी सिस्टम हुआ करता था, यानी लैंड होल्डिंग सिस्टम हुआ करता था। उसी तरह से उन्होंने भारत में आके जमींदारी प्रथा लागू कर दी। जमींदारी प्रथा यानी एक, आप कॉर्नवालिस, एक गवर्नर जनरल होगा, एक अंग्रेज आया कॉर्नवालिस, और उसने भारत में परमानेंट सेटलमेंट किया है ना, यानी स्थानीय बंदोबस्त कर दिया, और उसी के तहत ये जमींदार वर्ग आपका उभर के आता है। ठीक है, यानी सारे प्रश्नों के जवाब, आज का सोसाइटी कैसा है इसके सबके जवाब आपको इतिहास में मिलेंगे। फिर ये जो जमींदार वर्ग आया, तो जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ हिस्सों, मतलब मुट्ठी भर लोगों के पास हजार बीघे ज़मीन है, और ज़्यादा जो समाज का जो तबका है उसके पास ज़मीन नहीं थी। तो सरकार ने लैंड इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई सरकार की, ठीक है, उसके तहत एक तरह से क्या किया, ज़मीन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की गई। हालांकि समाजवाद तो अपने देश में, सोशलिस्ट सोसाइटी हम नहीं बना सकते कंट्री, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जैसा रशिया में हुआ था वो सारी चीज़ें भारत में नहीं हुई है, बिकॉज रशिया में उस चक्कर में बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हुआ, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आज का रशिया ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के एक चैप्टर में आपका आएगा, तो वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट, यानी भारत क्या है, एक वेलफेयर स्टेट, परोपकारी राज्य। जो अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, आप कहेंगे मैम उन्होंने भी तो रेलवे का विकास किया था, तो वो हमारे परोपकार के लिए नहीं किया था, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया था, है ना। लेकिन जब हमारी ही सरकार है, यानी हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से और हमारे ही बीच के लोग हम पे राज करेंगे, तो वो वेलफेयर स्टेट होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, है ना। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री महात्मा गांधी के बिना तो अधूरी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री यानी महात्मा गांधी की जो बेसिक टीचिंग्स है, अच्छा महात्मा गांधी की टीचिंग्स केवल भारत में ही व्यवहारिक नहीं है, इनको पूरे विश्व में पढ़ा जाता है। विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पूरा एक शोध कार्यालय होता है, किसमें, महात्मा गांधी के विचारों पर डिस्कस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारा एनडीए 2 के लिए एक और बैच हमारा लॉन्च हुआ है 2025 के एनडीए, यानी कि इन दोनों की ये टारगेट करते हुए ये आपका चालू होगा, और इसका नाम है शौर्य बैच। तो बिल्कुल इसमें एडमिशन अभी ओपन है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, और आप तुरंत जाके प्ले स्टोर पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको जिस तरह से, देखिए ऐप के हमारे फीचर्स यहाँ पे, ये सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। शौर्य बैच, आप जाएंगे वहाँ पे जो भी नए बैचेस हैं उसके अनुसार उस नए बैच में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होंगे। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है ये। यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यूज़, कोई भी स्टूडेंट अगर एसएसबी के लिए, अगर उनका रिटर्न हो गया है, एनसीसी से डायरेक्ट एंट्री है, उनको एसएसबी के लिए देना है, तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। जो हमारे फ्री कोर्सेज हैं, जो पेड कोर्सेज हैं, उनकी सबकी जानकारी यहाँ पे ऐप में आपके लिए उपलब्ध है। तो बिल्कुल देरी ना करें और हम गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे ऐप को डाउनलोड करिए। तो शौर्य बैच, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। जो सारा हमारा इतिहास था उसमें से जो टॉपिक्स हैं उनको कैसे तोड़ना है, यानी उन टॉपिक्स को कैसे तोड़ते हुए चलना है, उसमें कैसे क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है, उससे हमारा हिस्ट्री कवर होगा। तो अगर बेटा इस बार की मैं आपको बात बताऊं कि इस बार के एग्ज़ाम में, अभी जो हमारा एनडीए और सीडीएस का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए। तो 50 क्वेश्चन जो हमारे एनडीए में आपके पूछे जाते हैं उसमें से इस बार 16 क्वेश्चन हमारे इतिहास के आए थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और सोचिए एक क्वेश्चन 4 नंबर होल्ड करता है, वो हमारे
मेरिट में बहुत बड़ा योगदान देता है, ठीक है। और हिस्ट्री सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि मैम अगर चलो हिस्ट्री छोड़ भी देंगे तो भी क्या दिक्कत है, हम बाकी सब्जेक्ट में अच्छा कर लेंगे। हिस्ट्री अगर बेटा आप छोड़ देते हैं, है ना, तो यानी अगर आप एसएसबी के लिए, क्योंकि मेन जो आपका एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है, मतलब वो जो आप पोस्ट का जो सपना देख रहे हैं, आप ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, वो मेन जो प्रोसेस है वो एसएसबी है, ठीक है। रिटन तो इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, फॉर्म आते हैं ना तो लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। अब वो लाखों लोगों को अपने दरवाजे पे एसएसबी के लिए नहीं बुला सकते, तो वो पहले क्या करते हैं, छटनी करते हैं। छटनी यानी उनका राइट टू रिजेक्ट है, उनका एक प्रोसेस होता है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है रिटर्न करा लो, इसमें जो कायदे के बंदे हों वो अपना एसएसबी देने के लिए आए, बाकी को वापस कर दो, है ना। तो हमें वापस नहीं होना है, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी के लिए पहुंचना है और फाइनल एसएसबी भी क्रैक करना है ना। तो एसएसबी में आपका जो जीडी होगा, जो आपका लेक्चरेट होगा, वहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस आपका बहुत ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। यानी कि सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उसमें हमें ये सभी चीज़ें, हिस्ट्री, तभी आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है एज अ ऑफिसर, आपको अपनी कंट्री के इतिहास, अपनी कंट्री का भूगोल, अपनी कंट्री की अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। चलिए तो हम पढ़ते हैं। एंशियंट में हमें चोलास तक पढ़ना है, फिर उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री। अभी तक बेटा क्या होता था, माइंडसेट बना था स्टूडेंट्स का कि मैम ज़्यादा क्वेश्चन तो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, तो अगर हम केवल मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लें, है ना, हिस्ट्री वैसे भी वास्ट सिलेबस है, सबसे बड़ा सिलेबस आपका हिस्ट्री का है, फिर ज्योग्राफी का हमारा आता है, तो आप कहेंगे कि अगर हम केवल मॉडर्न कंप्लीट कर लें, एंशियंट और मिडवल को स्किप कर दें। हालांकि पिछले अगर 2-3 साल में देखा जाए, 2-3 बार में, एक्चुअली साल नहीं कहेंगे क्योंकि एक साल में 2 बार पेपर होता है, तो मिडवल को एकदम गायब ही कर दिया था। लेकिन इस बार आपके मिडवल से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए, और खास तौर से मिडवल में भी भक्ति काल से क्वेश्चन पूछ लिए गए, है ना। तो यानी भक्ति काल, तो इसका मतलब है कि यूपीएससी आपसे क्या कहना चाह रहा है, आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हैं। अब इतना वास्ट सिलेबस है, उसको हमें इतने कम टाइम में, वो होता है ना कि मिनिमम ओवर में हमें मैक्सिमम रन बनाने, तो वो चीज़ हमें करनी है। उसके लिए हम आपके लिए यहाँ पे तैयार हैं, और आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, और उसमें आपको जो भी कोर्स, जिस भी कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं, मतलब जो भी आप लेना चाहते हैं आप उसमें करें, और सारे टीचर्स वहाँ पे आपको व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई करा रहे हैं, है ना। चलिए तो फिर हम आ जाते हैं हमारे हिस्ट्री में, और हमको क्या कवर करना है। जो मिडवल हमारा शुरू होगा दिल्ली सल्तनत, और फिर बैटल ऑफ पानीपत, यही बैटल ऑफ पानीपत यानी फर्स्ट बैटल से, यहीं से हमारा मुगल काल शुरू हो जाता है। अकबर का जो रूल आता है, ये पूरा एक्चुअली मुगल काल में भी अकबर का रूल, उसके रिलीजियस व्यूज़, और जहांगीर का रूल, फिर औरंगजेब, फिर मराठा हमारे आते हैं। औरंगजेब के टाइम पे ही मराठाओं का उदय होता है, किसके नेतृत्व में, शिवाजी महाराज के, ठीक है। फिर उसके बाद पेशवा आते हैं, शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज, उनकी बहुत बुरी तरह से औरंगजेब मतलब उनकी हत्या करता है। उसके बाद आपका एक तरह से देखा जाए तो मराठाओं की पावर थोड़ी छीण होने लगती, फिर पेशवाओं का उदय होता है। ये मराठाओं के ही एक तरह से क्या थे, प्रधानमंत्री थे पेशवा जो थे, ठीक है। बाद में ये रूलर बन जाते हैं। विजयनगर एम्पायर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर से इस बार भी आपके एग्जाम में, यूपीएससी का तो जैसे फेवरेट टॉपिक है विजयनगर एम्पायर, है ना। ऐसा लगता है या तो कोई साउथ का ही, कर्नाटक का ही कोई व्यक्ति होगा जो वहाँ पे पेपर एग्जामिनेशन सेट करने में होगा, है ना। क्यों? क्योंकि विजयनगर एम्पायर से कभी ऐसा नहीं हुआ। यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स लेता है बेटा, आईएएस का एग्जाम कराता है, वो सीएपीएफ, वो अपना सीडीएस कराया, उसने एनडीए कराया, उसने जियोलॉजिकल सर्विसेज का कराया, जितने भी वो एग्ज़ाम कराता है उन एग्ज़ाम में उसे विजयनगर विजयनगर एम्पायर के आसपास से बहने वाली जो नदियां हैं, विजयनगर एम्पायर के जो आपका मतलब कला में, आर्ट एंड कल्चर में जो उन्होंने विकास किया, बड़े बड़े मंदिर बनवाए, उन मंदिरों की कला शैली के बारे में पूछता है। उन मंदिरों में से अभी कईयों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा विजयनगर एम्पायर, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है। तो फिर उसके बाद आते हैं हमारे मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यानी मॉडर्न इंडिया का अगर हम एक सरसरी नज़र से देखें कि क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं, तो यहाँ तो खैर हमने सारे टॉपिक्स ही लिख दिए हैं कि किन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, मतलब डिटेल में टॉपिक्स लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे पोर्तुगीज़ भारत में आए, डच आए, डेनिश आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज और फ्रेंच आपस में लड़ने लगे, कर्नाटिक वॉर्स हुए, है ना। फिर उसके बाद ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये आपका किसका आता है, डलहौजी का सिद्धांत आता है, मतलब डलहौजी ये आपका लेके आया था। ये जब मॉडर्न हिस्ट्री हम आपको पढ़ाएंगे तो कौन था डलहौजी, ये सारी कहानी आपको बताएंगे, ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम, आज का जो भी भारत देश का जो रेवेन्यू सिस्टम है ना, राजस्व,
अब भाई रेवेन्यू सिस्टम होता है यानी राजस्व होता है, तो उसी, अब जैसे मान लो हम इस कोचिंग को ही अपना एक देश मान लें, है ना, तो हमारी कोचिंग का जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो कैसे होता है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फीस से रेवेन्यू जनरेशन होता है। उसी तरह एक देश में रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है, भारत में अगर रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा यानी राजस्व नहीं आएगा तो भारत सरकार खर्चा कैसे करेगी, वो सड़कें कैसे बनवाएगी, वो आपके पानी की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, ये सब कैसे प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी व्यवस्था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम। भारत की आज की जो स्थिति है उसको पूरा दर्शाएगा ये चैप्टर कि ये ऐसा हुआ कैसे। तो ये इतिहास के जो है ना जड़ों पे तक हम पहुंचेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। चलिए फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये तो काफ़ी फेमस चीज़ है, आप सभी ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में सुना होगा। उसके बाद 1857 के बाद जो प्रशासनिक रूप से आपके परिवर्तन किए गए वो कौन सी चीज़ें थी, मॉन्टफोर्ड, ये आपके रिफॉर्म्स क्या थे, है ना, ये एक्चुअली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, तो उसको मॉन्टफोर्ड भी कर सकते हैं, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। फिर ये आपका प्राच्यवादी और आंग्लवादी विवाद क्या है, वुड्स डिस्पैच क्या है, ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं इनको कवर करते हुए हमें क्या करना है, चलना है। हिस्ट्री में हमें ये सारी चीज़ें कवर करते हुए चलना है। अब हम आगे देख लेते हैं, ये हमारे एनडीए के जो सेलेक्टेड, जो हमारे बैच में से, जो हमारे बीच में से ही आपके इन्हीं क्लासरूमों से पढ़ के जो हमारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है, ये उनको आप सब देख सकते हैं, है ना, हमारे आप चैनल पे आप इनके वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए, और ये हमारे मिडवल के जो टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी इसमें, ये सारा इसमें आपका डिटेल में सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं। फिर अब जब हमारा यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, फिर हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। अभी तक क्या होता था, हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा, मध्यकालीन इतिहास पढ़ा, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा, बस लगा हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। लेकिन अब एक टॉपिक अभी छूट रहा है और वो है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री भी उसी में इंक्लूडेड हो गई, तो आप ये मत कहिएगा मैम 2 टॉपिक छूट रहे हैं, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री भी हो गई। एक और टॉपिक छूट रहा है, वो है आर्ट एंड कल्चर, यानी कि कला और संस्कृति। कला और संस्कृति का क्या योगदान है, आजकल हम देख रहे हैं एग्जाम में, जैसे इस बार ही आपके एग्जाम में कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कला और संस्कृति से, यानी मंदिर निर्माण शैली पे। अच्छा, मंदिर अभी राम मंदिर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना, राम मंदिर न्यूज़ में था, यूएई में जाके नरेंद्र मोदी जी पहला हिंदू मंदिर वहाँ पे भी इनॉग्रेशन करके आए हैं, तो यानी मंदिर बहुत न्यूज़ में था और बार बार आ रहा था कि राम मंदिर किस मंदिर शैली में बना है। अच्छा, मंदिर निर्माण की भी शैलियाँ हैं, ऐसा नहीं कि मंदिर कैसा भी बना दो मैम, यहाँ से एक मीनार बना देते हैं, यहाँ से एक दरवाज़ा बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, एक फिक्स पैटर्न होता है। तो वो जो नॉर्थ इंडिया के मंदिर होते हैं वो नागर शैली के होते हैं, साउथ इंडिया के जो मंदिर बनते हैं वो द्रविड़ शैली में बनते हैं, और इन दोनों को मिला के जो मिश्रित फॉर्म में होता है वो आपको कर्नाटका में मंदिर देखने को मिलेंगे, उसको कहते हैं वेसर शैली, ठीक है। तो ये जो है, ये जो शैली, यानी कि ये जो आपका कला है, संस्कृति है, इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार आपके एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। आपने कहा चलिए मैम टेम्पल आर्किटेक्चर मतलब हमको पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर में हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे, लेकिन यहीं पे नहीं रुकना। उसके बाद हमारा जो हमारा पेंटिंग्स है ना, पेंटिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी इस बार का मैं क्वेश्चन बताऊं, एक क्वेश्चन आपका अजंता काल के म्यूरल पेंटिंग से आ गया। अब म्यूरल पेंटिंग आप ऐसे हो सकता है नाम से ना जानते हो, लेकिन पूरी दीवार में जो पूरा पेंट कर दिया जाता है उसको कहते हैं म्यूरल पेंटिंग, यानी पूरी दीवार में चित्रकारी कर दी गई, कुछ ना कुछ बना दिया गया, उसको कहते हैं म्यूरल पेंटिंग। इसमें से आपका क्वेश्चन आ गया, अजंता की गुफाओं में ढेर सारी म्यूरल पेंटिंग की गई है, ठीक है। तो यानी कि आर्ट एंड कल्चर भी हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्ट एंड कल्चर को हम अलग नहीं कर सकते, उसको हमें समग्रता से पढ़ते हुए चलना है। जैसे ही हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी साम्राज्य हमने पढ़ा, जिस भी राजा के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में पढ़ा, उसी टाइम पे उस राजकाज में, उस राजा के प्रशासन के टाइम पे आर्ट एंड कल्चर में कितना विकास हुआ, यानी उसने कितने मंदिर बनवाए, कितने उसने स्तंभ लेख बनवाए, कितने उसने इसको क्या कहते हैं, केवल ऐसा नहीं होता कि केवल मंदिर ही बनाए जा रहे थे, कितने उसने एक तरह से सराय बनवाए व्यापारियों के लिए, है ना। तब तो ऐसा पुलिसिंग सिस्टम नहीं था कि जगह जगह पुलिस चौकियां बनी हुई हैं, है ना। तो व्यापारियों के लिए जो आपके मुख्य राजमार्ग हुआ करते थे, वहाँ पे 2-2 कोस की दूरी पर सराय बनवा दिए जाते थे, मान लो रात में अगर उनको स्टे करना हो। तो ये सब भी एक तरह से, इससे भी क्या होता है, राज्य में एक तरह से क्या होती है, समृद्धि आती है। तो ये सारी चीज़ों का जो विकास है, कितने कुएँ बनवाए, क्या है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट यानी पूर्व मौर्योत्तर काल, फिर उसके बाद गुप्त काल में, गुप्त काल को बेटा अपने देश में
गुप्त काल को अपने देश में कला एवं संस्कृति का स्वर्णिम काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन इंडियन सोसाइटी, है ना, यानी भारत में। यानी गुप्त का आज जो हम लोग मंदिर देखते हैं ना, वो आज के जो मंदिर देखने हैं, मंदिर बनाने की जो प्रथा शुरू हुई थी वो गुप्त काल में ही शुरू हुई थी। अगर हम गुप्त काल से पीछे जाएं, यानी वैदिक युग में मंदिर नहीं होते थे वो लोग, तो फिर मंदिर नहीं होते थे, फिर आप कहेंगे मैम मंदिर नहीं होते थे फिर पूजा कैसे करते थे? वो लोग यज्ञ किया करते थे, तब मंदिर और मूर्ति ये वाला सिस्टम नहीं था, वो लोग यज्ञ किया करते थे, ठीक है। मंदिर जो सिस्टम आएगा यानी मंदिर बनाने का, वो गुप्त काल में आएगा। तो देखिए ना कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब आज की सोसाइटी कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपके दिमाग में आता है ना क्यों हो रही हैं, तो इस क्यों का जवाब आपको कहाँ मिलेगा? इतिहास में मिलेगा, जब आप इतिहास को पढ़ेंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ आप अपने इतिहास की प्रिपरेशन कीजिए, है ना। तो आपको अभी क्या करना है, आपको ऐप में अपने प्ले स्टोर पे जाना है और हमारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का जो हमारा ऐप है उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। और जो हमारी लाइव क्लासेस हैं उसमें कई डेमो क्लासेस भी हैं, अवेलेबल हैं, तो आप उनको जाके वहाँ पे देखिए जो सारी चीज़ें हैं। इस तरह से आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा तेज धार दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो अगले में करेंगे, जी नहीं, बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। तो अपनी तैयारी ऐसी रखिए कि बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है हमको। तो हमारे साथ अपनी तैयारी की शुरुआत कीजिए। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।